रेड रूम, जहाँ पे लोग बाग पैसा पे करके वो कंटेंट देखते हैं। हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं कह रहा हूँ कत्ल करने के तरीके, किसी का कत्ल कैसे हुआ, किसी का गला कैसे काटे, किसी को, एक मैं देख रहा था वहाँ उसको दिखा रहे थे डार्क वेब पे कि किसी जिंदा औरत को कैसे पकाएं, वाईफाई राउटर का पासवर्ड लास्ट टाइम कब सोच किया था? मुझे तो याद भी नहीं है। एग्जैक्टली जो फाइल्स आपने सोचा मैंने डिलीट की और वो चली गई। आप थोड़े टेक सेवी हो, आपने बोला मैंने हिस्ट्री भी रिमूव कर दी, मैंने कुकीज क्लियर कर दी। आप थोड़े और ज़्यादा टेक सेवी, आपने बोला मैंने ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया, नया डाटा डाल दिया, डाटा गया। डाटा कहीं नहीं जाता है। आप बोलते हैं हे सिरी डायल दिस नंबर, हे सिरी प्ले दिस सॉन्ग। अब ये नहीं है कि सिरी तभी एक्टिवेट हो रहा है जब आप बोल रहे हैं हे सिरी। उसको हे सिरी सुनने के लिए उसे 24 घंटे एक्टिवेट रहना। हम लोग जिस पे काम करते हैं, जो गूगल पे आप सर्च इंजन पे या जो भी आप सफारी यूज कर रहे हैं, जो भी आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ 2% है टोटल वेब स्पेस का। 98% डार्क। व्हाट? यस। आपने डार्क वेब एक्सेस किए? एक हमारी सर्वेलेंस शुरू हुई गाजियाबाद में, हमने टीम को भेजा और पहले 2 घंटे में ही टीम को पुलिस में उठा लिया। क्लाइंट आया हमारे पास और उन्होंने केस बताया कि यार ये आदमी है, इसको उस पर्टिकुलर प्रदेश की पुलिस और सीबीसीआईडी ने डेड डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपको आज एक बात बताऊँ और ये मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, प्राइवेसी इज अ मिथ। संजय सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। 2025 के शुरुआत में ही आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। तो ये तो देखो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सर हैं, सर का जो प्रोफेशन है, मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर देता हूँ, बता देता हूँ ऑडियंस जी। को। सर एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो बहुत लंबे अरसे से कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जो सर ने बोला कि मैं इनको कैमरे पर नहीं बोलूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं सर। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि जी। 2025 में मुझे लगता है ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जिस जी। तरीके से हम टेक्नोलॉजी वाइज ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा फेलियर भी वही है, करेक्ट। जिसमें डिजिटल अरेस्ट लोग बाग बहुत हो रहे हैं। बहुत सारे नए नए केसेस आते हैं, जो आपने मेरे को शेयर किया था उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, लोगों को कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और लोग पैसों के साथ साथ ना पूरे परिवार को भी कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप आ गए हो, तो मुझे लगता है हमारे लिए तो मतलब आज बल्ले बल्ले होगी। और जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देखेगी, संजय सर ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, मेरा ना दिमाग हिल गया भाई। तुम्हारे घर में अगर वाईफाई लगा है ना, तो उसका पासवर्ड कब चेंज करना चाहिए ये तुम्हें पता है? नहीं। तुम्हारे घर में अगर कैमरे लगे हैं, तुम्हें पता है उसका पासवर्ड कब चेंज करना चाहिए? नहीं। ये सारी जानकारी ना आपको आज मिलेगी। और हाँ, हम बात करते हैं ना व्हाट्सएप की, ईमेल्स की, भाई लिटरली अभी 1 घंटा तो हमने ऐसे ही बैठे बैठे बाहर बात कर ली कि, और मैं सीरियसली सोच रहा था कि ऐसा होता है। चलो तो सब पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ये आपकी ऑडियंस है, आज आपकी ऑडियंस किसको सुनने जा रही है, आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए। चलिए, थैंक यू सबसे पहले। और शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं 2, 4, 5, 10 किसी भी लोगों के काम आ सकूं या उनको किसी भी साइबर क्राइम से बचा सकूं, तो ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात होगी। और मैं बताता हूं मैंने कहाँ से शुरू किया। 94 में मैं रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की और मैं ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेट कर रहा था। और उस टाइम पे नौकरी का था कि भाई नौकरी करनी है, कहीं कैरियर बनाना है, कुछ करना है। और एक न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एक ऐड आया, अ डिटेक्टिव कंपनी नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। 21 साल की उम्र थी। लगा यार डिटेक्टिव कंपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दिमाग में सिर्फ शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, वही लगा यार हम तो वही हैं। और पहुंच गए इंटरव्यू देने। किस्मत थी, सिलेक्ट हो गए और जिंदगी में इसी लाइन में स्टिक हो गए। और आज साइबर में हमने अपने आप को डिटेक्टिव प्राइवेट केसेस करते 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 आज साइबर टेक्नोलॉजी में हम लोग पहुंच गए। और मैं ये बात बहुत लोगों को बताता हूं अपने ऑफिस में भी कि मुझे 6 महीने लगे थे अपने पहले बॉस को कन्विंस करने के लिए ऑफिस के लिए पहला कंप्यूटर लेने के लिए।
मैं स्टोन एज से नहीं आता हूँ। मैं आज ही की उम्र, आज ही की जनरेशन का आदमी, थोड़ा सा ठीक है एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, पर हूँ आज ही की जनरेशन का। लेकिन मेरे को अपने टाइम में 6 महीने लगे थे बॉस को कन्विंस करने के लिए कि कंप्यूटर होना चाहिए ऑफिस में। और आज हम साइबर फ्रॉड, साइबर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत लंबा सफर 30 साल प्लस का मैंने किया। हमने इन्वेस्टिगेशंस की, हमने अब जो हम करते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस रिएक्टिव होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव काम करते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर सॉल्यूशंस, साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, आपका डेटा डार्क वेब पे ना जाए, आपका डेटा लीक ना हो, उसको कैसे सेफ गार्ड करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिएक्टिव एक्शन करने के। तो हम लोग बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं, हम सेफ गार्डिंग में ज़्यादा चले गए, बजाय इसके कि ये हो गया इसके बाद क्या एक्शन करना है। और हमारे हरियाणा में बोलते हैं मार के बाद तो फिर पुकार ही है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो डिजिटल फोरेंसिक की हमने अभी बात कर रहे थे, डिजिटल फोरेंसिक होता क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं जब भी कोई ऐसा क्राइम सीन होता है, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, ठीक है, कि उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट कितनी मैटर करती है, उसमें डिजिटली बंदा कितना, कहाँ से, कहीं ना कहीं जब भी, अगर ऐसा मैंने मर्डर केस में जनरली देखा है कि कोई मर्डर होता है तो कहीं ना कहीं उस पे पहले फोन्स, उसके डिजिटली एविडेंस उसको लाए जाते हैं, तब जाके उस केस की पुस्ता, कहते हैं ना कि उसके अब सबूत हमारे पास इकट्ठे हो गए, अब हम डिसीजन दे सकते हैं। तो तो क्या सीन होता है? फॉरेंसिक जो है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने का। हम्म। अब फॉरेंसिक अगर हम चलें तो फॉरेंसिक क्या है? आपका डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग, ब्लड सैंपल्स, ये सब फॉरेंसिक्स है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में नहीं हम्म। होता, आज के टाइम में भी होता है, मर्डर में, हीनियस क्राइम में ये सब चीजें यूज होती हैं। पर आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है? साइबर स्पेस में। मतलब आपके आज दो हथियार हैं, हथियार भी हैं और आपके इक्विपमेंट्स भी हैं, हम्म। मोबाइल और लैपटॉप, या आपका डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं। अब उस पे फॉरेंसिक क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक। आपके मोबाइल की फॉरेंसिक और आपके कंप्यूटर की फॉरेंसिक, दैट इज नोन एज डिजिटल फॉरेंसिक। अब डिजिटल फॉरेंसिक में होता क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक में कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, जिनको हम फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर्स, फॉरेंसिक टूल्स बोलते हैं। उन टूल से हम आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की इमेज एक बनाते हैं। इमेज का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी कागज डालते हैं, उसकी वैसी सेम इमेज आ जाती है। हम इसकी एक इमेज बना लेते हैं। तो जो भी आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर फाइल्स हैं, डेटा है, वो सारा इमेज बन के आ गया। हम्म। अब आप ये समझोगे यार बहुत सिंपल है। नहीं, ये फॉरेंसिक इमेज है, जिसका मतलब है आपने जो फाइल्स डिलीट की हुई हैं, हम्म। जो फाइल्स आपने सोचा मैंने डिलीट की और वो चली गई। आप थोड़े टेक सेवी हो, आपने बोला मैंने हिस्ट्री भी रिमूव कर दी, मैंने कुकीज क्लियर कर दी। आप थोड़े और ज्यादा टेक सेवी, आपने बोला मैंने ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया, नया डाटा डाल दिया, डाटा गया। डाटा कहीं नहीं जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? आप एक चीज ध्यान रखना, वंस यू हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स एग्जांपल, मेरे पास कोई फोटो है, वो फोटो मैंने डिलीट करी, फिर डिलीट में से भी जाके डिलीट करी, और फिर लेट्स एग्जांपल मैंने उस डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया। वो सब कुछ वही है, सिर्फ उस तक पहुंचने का एक रूट बदल गया, जो हम फॉरेंसिक टूल से निकाल लेते हैं। इंटरेस्टिंग। दैट इज नोन एज फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक। अभी किस लिए यूज होता है? आपने कोई मेल डाली, कोई आपने चैट करी, आपने कोई कमेंट किया और वो डिलीट कर दिया, लेकिन वो उस क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, तो वो हम फॉरेंसिक टूल से निकालते हैं और उसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जाता है। ओके। साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड जो आज की डेट में बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप एक डिटेक्टिव थे। पहला केस क्या क्या आया था आपके पास? देखो बहुत सारे केसेस मैंने पुराने जमाने पहला में किए। केस कौन सा था आपका? पहला केस मतलब मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन हाँ, हम्म। मैं जो इंटरेस्टिंग कुछ केसेस थे जिसमें
जनरली उस टाइम पे क्या केसेस होते थे, हस्बैंड वाइफ को फॉलो करना है, हस्बैंड का हुँ, शक है वाइफ पे, वाइफ का शक है हस्बैंड पे, उनको फॉलो कर रहे हैं। और उस टाइम की एक बड़ी खासियत थी कि उस टाइम ना तो मोबाइल होते थे, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं था। अगर हुँ, आपके पास कोई काम आ गया तो आप जब तक मिलोगे नहीं दोबारा तो आपके पास रिपोर्ट देने का कोई तरीका नहीं है। हुँ, तो वो बड़ा एक अलग किस्म का ज़माना था, मतलब उस टाइम आज की डेट में आप विश्वास भी नहीं कर सकते मोबाइल के बगैर ज़िंदगी जीना। मुझे याद है जब पहली बार पेजर आया तो इतना बड़ा पेजर था, हुँ, और बड़े उससे हम यहाँ पेजर लगा के और बड़े उससे घूमते थे कि यार पेजर है हमारे पास। तो पहला जो केस था वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसमें कि हम एक वाइफ ने बोला यार मेरा हस्बैंड किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसके पीछे, तो हमने टीम लगाई उसके पीछे सर्वेलेंस करी। आज की डेट में वो उस ज़माने की बात है, आज की डेट में लॉज़ बहुत चेंज हो गए हैं और प्राइवेसी लॉज़ बहुत हैं, और आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, क्या उसका राइट है, क्या आप उसको अगर आप किसी लड़की को फॉलो कर रहे हैं तो आप शायद स्टॉकिंग के अंदर अंदर जा सकते हैं। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हाँ, बहुत मुश्किल हो गई। वो ज़माना कुछ और था, उस टाइम ना व्हाट्सएप होता था और ना फ़ोन में फ़ोन तो थे ही नहीं, तो ना वीडियो था ना कुछ था। तो कभी अगर किसी लड़की का पीछा कर रहे होगे तो कभी लड़की ने बोला नहीं क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? देखो, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि क्या आप उसको कॉन्फिडेंशियल रख पा रहे हो, क्या आप उसको कैमोफ्लेज रख पा रहे हो। तो उस टाइम का बताऊं, मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिवाइस करी थी कि आपको पीछा करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब आपने अगर कोई बहुत ही रंग बिरंगी टी शर्ट पहन ली तो आप 10 मिनट में पकड़े जाओगे कि यार आप पीछा कर रहे हो। आपका हेलमेट अगर चमकीला सा है तो आप पकड़े जाओगे। तो आपका हेलमेट कौन से कलर का होना चाहिए, आपकी शर्ट या टी शर्ट कौन से कलर की होनी चाहिए, क्या आप रिवर्सेबल पहन सकते हो या आप हर 2 घंटे में कमीज चेंज कर सकते हो, टी-शर्ट चेंज कर सकते हो ताकि आप नॉलेज में ना हो। तो बाप ये रे! छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो। ओके। जैसे आपने देखा होगा ना ये मैंने मूवीज़ में जनरली देखा है जब एजेंसीज़ किसी प्राइवेट उस बंदे को हायर करती है, तो वो बंदा बिल्कुल एकदम डिफरेंट लीग में दिखता है और वो ऐसा लगता है कि मतलब इस केस को यही बंदा सॉल्व कर सकता है देखो और उसका हम काम करने एक डिटेक्टिव का काम करने का तरीका क्राइम सीन को लेके वो कितने प्रोस्पेक्ट से सोचता है, वो अपनी इंटेलिजेंसी को किस तरीके से यूज़ करता है, एक आम आदमी मुझे नहीं लगता ऐसा करता होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो है, हुँ, वो पानी की तरह होना चाहिए कि जिस जगह गया उस जगह मिल गया, हुँ, अलग से नज़र नहीं आना चाहिए। हुँ। अगर आप वो टोपी पहने हुए और हाथ में सिगार लिए हुए डिटेक्टिव की वो हाँ, सोचोगे तो वो ऑफिस में नज़र आ सकता है, बाहर तो नज़र नहीं और आएगा। कंधे पे रेंच और बैठा लेंगे। तो पहले बाहर गए तो 1 मिनट में हाँ, पकड़े जाओगे आप। हुँ, तो आप फील्ड में तो ऐसे नहीं हो। वो आपको क्लाइंट को दिखाने के लिए आपने वो लॉन्ग कोट पहना हुआ है, हैट पहनी हुई है और सिगार हाथ में, तो वो सिर्फ़ फ़ोटो में अच्छा लगता है, वो फील्ड में नहीं होता है। फील्ड में नहीं होते। फील्ड में तो आपको बिल्कुल ऐसा आदमी बनना है जैसे आप जिस जगह में हो, हुँ। उसी जगह के हिसाब से आप बन के रहोगे, तभी आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ पाओगे, वरना तो पकड़े जाओगे तो मार बहुत पड़ती है फील्ड में। कभी ऐसा हुआ है कोई केस इन्वेस्टिगेट करने गए हो और पकड़े गए हो? अ, ऐसा तो नहीं हुआ। हुँ, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब बड़ा पुराना किस्सा है। हुँ, 2 किस्से सुनाऊँगा आपको बताइए। प्राइवेट वाले। मैं हाँ, जबकि आपको शुरू में बोला था कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, फिर भी 2 किस्से आपको सुना देता हूँ। ठीक है। हाँ, हम एक सर्वेलेंस कर रहे थे। हुँ, ये बात बहुत पुरानी है, हुँ, मतलब मेरे को तो मतलब ये सब चीज़ें छोड़े हुए 20 साल से ऊपर हो गए। हुँ, तो सर्वेलेंस का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आपकी बैकअप स्टोरी क्या है? बैकअप स्टोरी का मतलब अगर आपकी टीम पकड़ी जाती है वहाँ, हुँ, तो वो क्या स्टोरी बनाएगी कि उनको वहाँ कोई कुछ कहे नहीं और उनको वहाँ आराम से या तो वहाँ से निकल आएँ हुँ, या वो वहाँ खड़े रहें। हुँ। तो एक हमारी सर्वेलेंस शुरू हुई गाज़ियाबाद में और हमने टीम को भेजा और पहले 2 घंटे में ही टीम को पुलिस ने उठा लिया। जो टीम भेजी थी उसी को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने उठा लिया। बहुत बढ़िया। हुँ, और जनरली ऐसा नहीं होता। होता 6-8 घंटे हुँ, में, हुँ। पर पहले 2 घंटे में तो होता ही नहीं है। हाँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द केस। तो वो बात अलग है जब मुझे बाद में पता लगा इस चीज़ में कि इसलिए यह हुआ क्योंकि जो टारगेट था हमारा, उसका जो पड़ोसी था, उसके ऊपर 2 बार किडनैपिंग अटेम्प्ट हो चुका था और इसलिए पुलिस वहाँ बहुत चौकन्नी थी। ओके। तो हमारी नॉलेज में नहीं था। हमने टीम नॉर्मली भेज दी।
लेकिन हमने बैकअप स्टोरी इतनी स्ट्रांग रखी हुई थी कि जब पुलिस ने हमसे पूछताछ की और मेरे को बुलाया गया, मैं गया थाने, मैंने बताया उनको, जो स्टोरी मैंने बताई वो मेरी टीम ऑलरेडी बता चुकी थी, वो सारी चीज़ें हमारे बैकअप स्टोरी थी। उसके बाद 1 हफ्ता हमने पुलिस प्रोटेक्शन में सर्वेलेंस करी। तो ओह! पुलिस को मालूम था हम यहाँ सर्वेलेंस कर रहे हैं, किस आदमी की कर रहे हैं, कौन है, क्या है, और पुलिस प्रोटेक्शन में हमने आराम से 1 हफ्ता सर्वेलेंस करी। क्या बैकअप स्टोरी सुनाई थी आपने? बहुत सिंपल सी थी हुँ, कि कोई आदमी हमारे पैसे लेके भाग गया हुँ, और वो पता लगा यहाँ आता-जाता है, हम उसको देख रहे हैं। अमाउंट थोड़ा-सा ज़्यादा था। हुँ, बस पुलिस को क्या चाहिए? पुलिस को देखो, पुलिस को अगर ये मालूम है कि ये लोग ठीक हैं, इनकी वेरिफिकेशन हो रखी है और ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो पुलिस को कोई मतलब नहीं है। ओके। तो वो एक है। एक और किस्सा है, एक हमारे क्लाइंट आए हमारे पास हुँ, और उन्होंने केस बताया कि यार ये आदमी है, इसको उस पर्टिकुलर प्रदेश की पुलिस और सीबीसीआईडी ने डेड डिक्लेयर कर दिया है, पर हमारा क्लाइंट मानने को तैयार नहीं। मैंने लगा यार केस तो समझ नहीं आ रहा। तो हमने कुछ अनाप-शनाप पैसे क्लाइंट को बता दिए। यार क्लाइंट मना नहीं करते हैं, हुँ, क्लाइंट को पैसे बता देते हैं, क्लाइंट आएगा नहीं। और 2 दिन के बाद क्लाइंट आ गया पैसे लेके, बोला केस आप ही को करना है। यार ये तो फँस गए। हुँ, चलो शुरू किया काम। 1.5 साल तक हम उस केस पे लगे रहे और हमने बार-बार क्लाइंट को बोला यार आप पैसे ले लो वापसी, नहीं हो रहा। पूरे पैसे ले लो, कोई बात नहीं, जो हमारा काम लग गया, टाइम लग गया। पर क्लाइंट भी कुछ ठान के आया था शायद और उसने बोला आप ही करोगे काम। 1.5 साल के बाद वो एक पर्टिकुलर गुरुजी को मानता था आदमी। हुँ, हमने उनके सामने, वहाँ पे आश्रम के सामने हमने मकान-वकान अपने लोगों को, टीम को, इन्वेस्टिगेटर्स को किराए पे दिलाया, वहाँ रखा और एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन वो आदमी, हमारे लोग भी आश्रम में रेगुलर जाने लगे और गुरु पूर्णिमा के दिन वो आदमी हमने वहाँ स्पॉट किया और बाद में उसको पकड़वाया। इस क्राइम सीन की थोड़ी-सी तो स्टोरी बताओ, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आपने तो सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट लिया और पकड़ के दे दिया, बीच का क्या हुआ? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की हमने, हुँ, बहुत जगह हम लोगों ने टीम लगाई, बहुत जगह इन्वेस्टिगेशंस की, फ़ॉलो-अप्स किए, लोगों से अलग-अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। कहीं कुछ नहीं मिला और लास्ट में हमने जब पूरा रिसर्च, हम लोग घुसते चले गए, पता लगा ये जाता कहाँ था, क्या करता था, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते थे, क्या था। एक-एक चीज़ तार से तार जोड़ते-जोड़ते हमने पहुँचे जब कि यार ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका था कि अपने गुरुजी को बहुत मानता था। वो पॉइंट कब लगा कि आपको लगा कि जिस डेड बंदे को आप ढूँढने निकले हो वो ज़िंदा है? ये कब एहसास हुआ? शायद हमें नहीं एहसास हुआ, हम तो सिर्फ़ क्लाइंट से, हमारे पास एक क्लाइंट था और हम बोल रहे थे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं यार। और हम बार-बार कह रहे थे क्लाइंट को यार तुम पैसे ले लो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमें लग रहा है हम गलत पड़ गए। ये हुँ, सिर्फ़ क्लाइंट का एक विश्वास था कि क्लाइंट को था कि यार नहीं, बंदा ज़िंदा है। शायद हमें नहीं था, क्लाइंट को था। और क्लाइंट ओके, के विश्वास पे हम काम करते रहे और आखिर में वो बंदा मिला। इंटरेस्टिंग। मैं अब थोड़ा-सा ब मूव ऑन होता हूँ आज के ट्रेंड की तरफ, जहाँ पे कहीं न कहीं मोबाइल चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी ये केसेस भी बहुत बड़े थे कि एक आधार नंबर पे मल्टीपल सिम रजिस्टर्ड पाए गए। गवर्नमेंट का कोई पोर्टल भी है ना? हाँ जी, क्या है थोड़ा-सा एक बताएँगे प्लीज़? सिटीज़न पोर्टल है, हुँ, जिस पे कि आप अपना आधार नंबर डाल के ये चेक कर सकते हो कि आपके नाम पे कितने सिम एक्टिवेट है। और अगर वो एक्टिवेट आपके नाम पे ज़्यादा सिम है, तो आप उसको वहाँ से बंद भी करा सकते हो। अच्छा ऑनलाइन ही बंद हो जाएँगे वो? ऑनलाइन बंद हो जाएँगे, तो उसी पे जाके आप, चाहे उस पोर्टल है, उस पे जाइए आप, सिटीज़न पोर्टल है, उस पे जाइए और वहाँ जाके आप, उसमें बल्कि एक और सुविधा है कि आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है, हुँ, आप जाके वहाँ कंप्लेंट कर दीजिए। आप डाल दीजिए मेरा ये फ़ोन था, ये डिटेल है। वो उस फ़ोन नंबर को एक सर्च पे लगा देते हैं। अगर वो फ़ोन नंबर कभी भी दोबारा चालू होता है, हुँ, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, हर फ़ोन के अंदर एक IMEI नंबर होता है। हुँ, वो IMEI नंबर एक तरीके से आपका आधार नंबर है। जैसे आपका आधार नंबर सिर्फ़ आपका है, उस आधार से पता लगता है कि आप कौन हो। हुँ, तो IMEI से पता लगता है फ़ोन कौन है। वो पर्टिकुलर फ़ोन का एक आईडी है। अगर वो IMEI नंबर पे वो फ़ोन कहीं भी चालू होगा, तो इमीडिएटली उसको वहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा, फ़ोन अनयूज़ेबल हो जाएगा और अगर पुलिस कंप्लेंट और आपने कुछ किया हुआ, तो आप उसको शायद फ़ोन को रिकवर भी कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेज़ ऐसे हुए हैं जो कि इस पर्टिकुलर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की वजह से फ़ोन वापसी भी आए हैं। लेकिन एक और कैच है, हुँ, पहले ये काम बहुत होता था कि फ़ोन चोरी हुए, फ़ोन का डाटा हटाया,
और फ़ोन चले गए मार्केट में, जैसे गफ़ार है, बॉम्बे में क्रॉफर्ड मार्केट है, अलग-अलग मार्केट्स हैं अलग-अलग जगह, वहाँ पे ये चोरी के फ़ोन या सेकंड हैंड फ़ोन रीयूज़ में जाके सेल होते थे। अभी लोगों ने देखा यार ये तो रिस्की हो गया, ये तो फ़ोन पकड़े जाते हैं, अनयूज़ेबल हो जाते हैं, चलते नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है, फँस जाते हैं हम लोग। लोगों ने एक अच्छा तरीका निकाला, वो फ़ोन को करते हैं डिसमेंटल, और अलग-अलग अलग-अलग पार्ट। पार्ट्स, कैमरा किसी को दे दिया, हुँ, मदरबोर्ड किसी को, स्क्रीन किसी को, और इसके अंदर गोल्ड का एक छोटा पार्ट होता है कोई, उसको भी मेल्ट करके अलग निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू शायद आपके फ़ोन से ज़्यादा हो। ओके। मतलब अगर छोटा फ़ोन है तो उससे, बड़े हुँ, फ़ोन से तो नहीं होगी ज़्यादा, पर और चोरी का फ़ोन है तो वो शायद बहुत सस्ते में बिक रहा है, तो वो हो सकता है गोल्ड की वैल्यू, तो गोल्ड की वैल्यू मिलेगी आपको। हाँ। साइबर सिक्योरिटी या सॉरी साइबर क्राइम जब भी कहीं पे होता है या डिजिटल अरेस्ट होता है, तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं साइबर के, उनका पहला स्टेप क्या होता है? देखो अलग-अलग चीज़ें, और एक चीज़ शायद हम लोग अभी तक नहीं डिस्कस करी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्लीज़ बताइए? रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मतलब है, आपने कंप्यूटर खोला और आपको एक खोपड़ी नज़र आई उसपे और लिखा हुआ योर सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड और योर डेटा हैज़ बीन हैक्ड, टू गेट बैक योर डेटा पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। हुँ, हुँ। आपका डेटा गया। लेकिन अब वो खोपड़ी हटकर टेस्ला वाले लगाने लगे। वो तो देखो कोई कुछ भी लगा सकता है, मतलब हैं। उसमें आप कुछ भी लगा दो। हुँ। आप मेरी फ़ोटो लगा दो, आपकी फ़ोटो लगा दो, मतलब कौन क्या लगा रहा है उससे कोई मतलब नहीं ओके, इसको एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। है। रैनसमवेयर एक तरीके से डेटा का अपहरण है। डेटा किडनैप हो गया आपका। हुँ, अब कुछ साल पहले इंसान किडनैप होते थे। इंसान को किडनैप कर लिया जाता था और बोला जाता था भाई अगर इंसान जिंदा वापसी चाहिए तो इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए हमें दे दो और अपना बंदा वापसी ले जाओ। अभी डेटा किडनैप हो गया। आज की डेट में डेटा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर आपका डेटा हैक हो गया या डेटा गया, तो आप सुबह खाली बैठे होगे, बोलोगे मैं क्या करूं, मेरी तो पूरी, मतलब मेरा तो सारा सिस्टम खत्म हो गया, मैं ट्रू। कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, हुँ, राइट? आपको डेटा वापसी चाहिए, हुँ। उस पे आपको बिटकॉइन पे पैसे देने हैं। रैनसमवेयर में हमेशा ही बिटकॉइन पे पैसे की डिमांड होती है। क्योंकि उसमें कोई आइडेंटिटी उसको नहीं ट्रैक होता है। करना हाँ। मुश्किल है, बिटकॉइन कहीं भी जा सकता है, हुँ, कहीं भी आ सकता है, तो वो एक आसान है, बैंकिंग चैनल से नहीं जाता है, तो वो एक अलग। मैं इसके लीगल पहलू में नहीं जाऊँगा क्योंकि लीगल पहलू बहुत है कि रैनसमवेयर के बाद एक सर्टेन को रिपोर्टिंग होती है, वो सब उसमें नहीं जाऊँगा अभी मैं। हुँ, सिर्फ एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, जब रैनसमवेयर अटैक होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने सारे सिस्टम्स वाई-फाई से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए और उस बंदे के साथ फिर आप नेगोशिएशन करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपके पास बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए, जो तीसरी जगह पे हो और वो इस वाले नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ना हो। ओके। क्योंकि अगर वो है, तो उसने डाटा कर लिया, बोल तू बंद कर, इसको साफ करो, वहाँ से बैकअप अपलोड करो, काम शुरू करो, खत्म हो गया, ओके। राइट? लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं है, और बहुत बार ये होता है कि आपका रैनसमवेयर हुआ, आपने बैकअप लिया, बगैर ये जाने और बगैर क्लियर किए इस फाइल को, और जो बैकअप था वो भी आपका एन्क्रिप्ट हो गया। हुँ, अगर बैकअप भी खत्म हो गया तो फिर तो आप गए, राइट? तो रैनसमवेयर में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके साथ रैनसमवेयर अटैक होता है, तो सबसे पहले तो आप उसको इंटरनेट से कनेक्शन से हटा दीजिए और किसी ना किसी एक्सपर्ट का सहारा लीजिए जो आपको वहां से वो उनके साथ नेगोशिएशन कर सके। जब आदमी किडनैप होता था तो हम प्रूफ ऑफ लाइफ मांगते थे हुँ, कि मेरी बच्चे से बात कराओ या आदमी से बात कराओ, मैं जानना चाहता हूँ जिंदा है नहीं है, क्या गारंटी है, मैं पैसे दे दूंगा मेरा बंदा वापसी मिलेगा। सेम रैनसमवेयर में है। पहले आप प्रूफ मांगते हो कि यार मैं जिससे डील कर रहा हूँ, क्या इसके पास मेरी डिक्रिप्शन कीज है, ये मुझे दे भी पाएगा? पता लगा पैसे मैंने किसी और को दे दिए, उसके पास तो कीज ही नहीं है। हुँ, और फिर जब पैसे दे दिए तो आपके पास पूरा डेटा आना चाहिए। आपके पास डेटा भी आ गया, क्या गारंटी है कि उसने डेटा की एक कॉपी नहीं रखी और 6 महीने बाद जाके वो डार्क वेब पे फिर वही डाटा नहीं बेच रहा?
राइट? तो ये चीज़ें हैं जो रैनसमवेयर आज की डेट में बहुत ही कॉमन क्राइम हो गया है साइबर वर्ल्ड की दुनिया में। और रैंडम रैनसमवेयर होते हैं, रैंडम। किसी भी कंपनी पे हो जाएगा, किसी पे भी हो जाएगा। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम और चल रही है कि जैसे अभी आप भी आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो, मैं भी आईफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग करते हैं, ठीक है? कुछ एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, कुछ एप्पल कर रहे हैं, बट ऑटो फिल का ऑप्शन ना हर जगह पे है कि आपको इतना ईज़ हो गया क्योंकि बार-बार आप टाइप कर रहे हो और कहीं न कहीं गलती से भी अगर हम कोई लिंक क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी अननोन कॉल्स को आंसर कर रहे हैं, तो उस वजह से वो ऑटो फ़िल्ड पे जब भी आप डिटेल्स फ़िल करते हो, चाहे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, लेट्स एग्ज़ाम्पल पीए मैंने डाला, तो वो पूरा मेरा नाम मेंशन हो गया। तो ऑटो फ़िल ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके सेव होता है, तो वो कितना डेंजरस है जब आप ह ब जब साइबर अटैक आपको हो रहा है तो? क्योंकि वो डिटेल्स तो ऑलरेडी मिल ही जाएँगी ना वहाँ पे। वो है, देखिए वो एक मशीन लर्निंग का पार्ट है। हुँ, आपने नाम की जगह अपना नाम डाला, ऐज की जगह या ईमेल की जगह ईमेल डाली, तो मशीन ने लर्न कर लिया कि यार ये चीज़ आएगी तो ये डालनी है, तो वो ऑटो फिल में अपने आप आ जाता है वो। तो ये ब्राउज़र में कहीं न कहीं सेव सेव हो हो रहा है जाता जाके। है। हाँ जी, सेव हो रहा है। ओके, ओके। लेट्स एग्ज़ाम्पल आपको किसी का फ़ोन हैक करना हो। आपको सिर्फ़ क्या रिक्वायरमेंट होगी एक इंडिविजुअल बंदे का फ़ोन हैक करने के लिए? देखो, किसी को भी हैक करने के लिए आपको उसके पास कोई ऐसा लिंक जिसमें मैलवेयर या वायरस या ट्रोजन भेज सके, हुँ, वो चाहिए। अगर आपने वो लिंक क्लिक कर लिया, तो आपका सब कुछ हैक हो जाएगा। एक सिंपल ईमेल पे भी जा सकता है, एक वो हुँ। सिंपल व्हाट्सएप पे भी जा सकता है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज पे भी जा सकता है। आपने वो लिंक अगर क्लिक कर लिया, तो आपका सब कुछ सारा डेटा हैक हो जाएगा। और सारा डेटा डार्क वेब पे क्यों जाता है? कुछ क्योंकि स्पेसिफिक रीज़न है या पैसों के अलावा कोई और रीज़न है? नहीं, क्योंकि डार्क वेब अनअकाउंटेड है। वहाँ किसी की कोई पहचान नहीं है, किसी को मालूम नहीं कौन कहाँ है, हुँ। सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ डार्क है, अंधेरा है वो, किसी को कुछ नहीं पता कौन है, सिर्फ मतलब की चीज़ें नज़र आ रही है आपको। डार्क वेब के बारे में बताया। डार्क वेब पे बहुत सारा कंटेंट है और मैं बहुत आपको रोकता हूँ, हाँ। जब हम बात करते हैं कि डार्क वेब पे बहुत सारा कंटेंट है, हुँ, आप ये समझिए जो हमारा सरफेस वेब है जिस पे हम लोग जिस पे काम करते हैं, हुँ, जो गूगल पे आप सर्च हुँ। इंजन पे या जो भी आप सफारी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ 2% है टोटल वेब स्पेस का। 98% डार्क वेब है। व्हाट? यस। आपने डार्क वेब एक्सेस किया? हम लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ केसेस में बता सकते हो अगर आप बताना चाहें तो? मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट को हुँ, ये जानने के लिए कि उसका डाटा लीक हुआ या नहीं हुआ, ये एक प्रोएक्टिव सर्विस है। हुँ, क्योंकि लीक हो गया तो उसके बाद तो फिर लीक हो गया, फिर तो आप जो भी आपने करना है आप करोगे। लेकिन लीक हो गया, लेकिन अभी वो डार्क वेब पे है डेटा। तो हम लोग डार्क वेब मॉनिटरिंग करते हैं कि डार्क वेब पे अगर आपका डेटा आएगा, क्योंकि कहीं से भी अगर डाटा लीक होगा तो सबसे पहले डार्क वेब पे आएगा। और अच्छा। डार्क वेब पे हम वो चैटर्स पकड़ते हैं। चैटर्स का मतलब जिसकी बात हो रही है, खुसफुसाहट। खुसफुसाहट या हाँ, जो भी आपस में बात हो रही है, चैट्स हो रही हैं, हम उस चैटर को कैप्चर करते हैं हुँ, और ये देखते हैं कि यार ये डार्क वेब पे किस हमारे क्लाइंट का डाटा आ रहा है या किस क्लाइंट के बारे में बात हो रही है। हुँ, और हम क्लाइंट को बताते हैं, भाई तेरा डाटा लीक हो गया या तेरे बारे में यहाँ बात हो रही है, डू यू वांट टू टैकल दिस, आप इसको रोकना चाहते हो? क्लाइंट बोलता है कर क्या सकते हैं, एक आसान तरीका है, डाटा तुम ही खरीद लो, हुँ, अपना डाटा खरीद लो। कई बार क्लाइंट बोलता है यार मैं अपना डाटा खुद ही अपने पैसे से खरीदूं, लेकिन रेपुटेशनल लॉस ज्यादा है। दूसरा ये है कि अगर आप डेटा खरीद रहे हो और आप पैसा दे रहे हो उसके लिए, तो आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आप उसको फंड तो कर रहे हो, पैसा तो जा रहा है। हुँ, अगर मैंने आपको पैसा दिया और आपने वो पैसा साइबर क्राइम में ही लगाना है, तो मैं तो आपको फंड कर रहा हूँ ना साइबर क्राइम को। तो बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं नहीं यार ये काम नहीं करेंगे, तो उसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू है, आई थिंक जो आज तक कोई भी इसको नहीं सॉल्व कर पाया, वो ये है कि क्रिमिनल्स कहाँ बैठे हैं। आप इंडिया में छोड़िए, इंडिया में हर स्टेट हर सिटी की पुलिस अलग है, अलग तरीके से काम करती है।
एक पुलिस स्टेशन के बाहर दूसरे पुलिस स्टेशन में अगर कुछ हो जाए तो वो बोलते हैं हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। हम्म, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। एक क्रिमिनल बैठा है जर्मनी में, पैसे जा रहे हैं साइप्रस में, वहां से पैसे ट्रांसफर हो गए रशिया, रशिया से चले गए दुबई, दुबई से चले गए वर्जन आइलैंड, केमन आइलैंड, वहां से घूम के पता नहीं पैसा कहाँ गया। क्या करोगे? कितने लोगों, कितने देशों की पुलिस को, किसको इन्वॉल्व करोगे? और ये सो मैं अभी सॉरी वापसी आता हूँ डार्क जी, वेब पे। प्लीज, हाँ, हम डार्क वेब से चले थे और हाँ, घूमते घूमते कहीं और चले गए। कोई नहीं सर। जो डेटा जो डार्क वेब में है, हाँ, और डार्क वेब में सब कुछ मिलता है। आपने क्या-क्या देखा डार्क वेब में? क्या सब डार्क लगा जो उसको डार्क वेब इतना सब बोल दिया? कुछ सब कुछ, लाइक थोड़ा मतलब स्पेसिफिकेशन आप प्लीज। हथियार खरीद सकते हो, हुँ, वो हथियार जो कहीं नहीं मिलते, जो खतरनाक से खतरनाक हथियार हैं वहाँ खरीद सकते हो। बंदूक, हर टाइप की बंदूक। आप ड्रग्स ले सकते हो, आप किसी को मारने की सुपारी दे सकते हो, आप ये देख सकते हो कि भई इसका कत्ल कैसे हुआ। हुँ, एनीथिंग वर्स्ट यू कैन थिंक ऑफ। ओके। और क्या एक साइबर जैसे कि हाँ, सॉरी मैं दोबारा आपको काट रहा हूँ, लेकिन जैसे कि आप गूगल पे टाइप करते हो, आप कुछ भी टाइप करते हो उसका आंसर आ ठीक है, जाता है। हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कि गूगल या सरफेस वेब, जो सफारी, गूगल, सारे सर्च इंजन मिला के, वो सिर्फ 2% है। 98% तो डार्क वेब है। 98%। तो अगर वहां आप डालोगे कुछ भी तो क्या क्या आएगा आप सोचो ना। माय गुडनेस! क्या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी डार्क वेब की हेल्प लेता है? और अगर लेता है तो किस केस में लेता है? नहीं, हम लोग डार्क वेब की हेल्प नहीं लेते। हम डार्क वेब को सर्च जरूर करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे क्लाइंट्स का डेटा तो वहां नहीं है, क्या हमारे क्लाइंट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज वहां तो नहीं है जो हमारे क्लाइंट को नुकसान कर सकती है, उसका रेपुटेशन खराब कर सकती है। तो हम ओके, उस तरीके से उसको डार्क वेब को देखते हैं, ओके। क्योंकि लीगल चीजें नहीं मिलेंगी आपको डार्क वेब में, सब कुछ इलीगली मिलेगा। बट जब सब कुछ ही इलीगल है डार्क वेब पे, तो उस पे लाइक गवर्नमेंट का या किसी का भी कोई, देखो, उतना मेरे को पता है कि साइबर सिक्योरिटी की, सॉरी, साइबर फ्रॉड की जब भी हम बात करते हैं तो साइबर फ्रॉड का ना तो कोई चेहरा होता है, ना होता है कोई आइडेंटिफिकेशन। वो कहाँ बैठा है, कहाँ किसके साथ बैठा है, आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ, जैसे अगर बिटको यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल बिटकॉइन है। बिटकॉइन की जब भी हम बात करते हैं तो बिटकॉइन कहने को बहुत ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन वो हिडन भी है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरे को एक मौका मिला कि हमारे देश के पार्लियामेंट के एनेक्सी के अंदर हुँ, एक प्रोग्राम था, वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला साइबर स्पेस, साइबर के ऊपर। और वहाँ मैंने एक मुद्दा रखा था छोटा सा, कि जितने भी ये साइबर फ्रॉड हैं, उन सब का बेस स्टार्ट कहाँ से होता है? आपको एक ईमेल क्रिएट करनी है। फर्स्ट थिंग इज, आप एक ईमेल चाहिए आपको, आप एक ईमेल क्रिएट कर रहे हो। अब आपको एक ईमेल क्रिएट करने के लिए क्या लगता है? कुछ नाम, भी नहीं डेट ऑफ लगता। बर्थ, हाँ, कुछ भी नहीं लगता एक्चुअली में। नाम आप कुछ भी डाल दो उसमें, हुँ, आप लाइट डाल दो नाम, आप माइक डाल दो, हुँ, आप पानी डाल दो, वो ले लेगा अगर उसमें पहले किसी ने नहीं लिया हुआ तो। और आप 10 मिनट में 100 ईमेल बना लो अपनी। हुँ, क्या हम ईमेल के साथ कोई केवाईसी ऐड कर सकते हैं? नहीं, पर क्या गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कर सकती है? हाँ, नहीं। नहीं कर सकती। कारण, पहली बात तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए, हुँ, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी वर्ल्ड एक साथ आ जाए। अच्छा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, राइट। ट्रू। अब मेरे को अगर मान लो इंडिया से नहीं मिलेगी, मैं रशिया के डोमेन से बना लूंगा, और मुझे उसके लिए रशिया जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठ के रशिया का डोमेन एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड वेब है ना। वेब को जब हम www बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वेब, राइट। राइट, तो उसमें तो आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। हुँ, तो उसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपके पास ईमेल के साथ केवाईसी ऐड हो जाए तो आप बोलोगे यार ये तो 80% फ्रॉड चले जाएंगे। हाँ, अब आज की डेट में बोलते हैं यार ईमेल बनाने से पहले आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। मोबाइल पे केवाईसी बड़े स्ट्रांग है, हुँ, इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। प्रोसेस में है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब मैंने एक मोबाइल आपसे बोला 2 मिनट दिखाना,
और मैंने आपके मोबाइल पे पासवर्ड डाल के, मतलब ओटीपी मंगा के उससे मैंने अपनी ईमेल बना ली, किसको पता लग रहा है? आपको भी नहीं शायद पता लगेगा। आप देखिए जब आपके मोबाइल की जो सेटिंग है, क्या आपने उसमें नोटिफिकेशन बंद की हुई है? या ओटीपी आता तो ऊपर ही चमक रहा होता है वो, ऊपर दिखता है मेरे को। राइट? हुँ, हम सभी लोग आसानी के लिए ये करते हैं कि यार इसकी नोटिफिकेशन मत बंद करो, हुँ, ओटीपी चमकने दो। हुँ, आपका फ़ोन खो गया और आपके फ़ोन पे ओटीपी आए, सबसे आसान काम है, धड़ाधड़ ओटीपी यूज़ होंगे। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बहुत सिंपल है ये चीज़ें, लेकिन हम सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। तो यार कौन साला उसको लॉक खोलेगा, अंदर जाएगा, फिर उसका ओटीपी देखेगा, डालेगा। नोटिफिकेशन ऑन रहने दो और ओटीपी चमक रहे हैं ऊपर। कुछ नहीं करना किसी ने। हुँ, आपके साथ में कोई बैठा हुआ प्लेन के अंदर या गाड़ी में, ट्रेन में, उसने देखा कि फ़ोन मेरी तरफ है, उसने वहीं से ओटीपी का बटन दबाना है। आपका ओटीपी आप आपसे ओटीपी भी नहीं माँगेगा, आपके सामने वहीं से देख के ओटीपी वहीं डाल देगा, खत्म। वाईफ़ाई राउटर का पासवर्ड लास्ट टाइम कब चेंज किया था? मुझे तो याद भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, ये भी इसका पार्ट होता है? एग्ज़ैक्टली यही आंसर होता है और लोग सिर्फ़ यूँ कर रहे होते हैं, बस। और सीआईएसओ लेवल लोग, हेड लीगल, मतलब टॉप ऑफ द गाइज़, और वो कहते हैं, ओह शिट! बहुत सिंपल है। अगर आपके वाईफ़ाई राउटर का पासवर्ड जो आदमी आपके पास लगाने आया था और वो जनरली रखते हैं 000 111, अगर वो रखा हुआ है, कितनी देर लगेगी किसी को हैक करने में आपका वाईफ़ाई? बाप रे! फिर तो ये सारी चीज़ें, फिर जो कैमरे लगाते हैं घर में, बहुत लोगों को आजकल ये। आप अपने पासवर्ड्स जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, हुँ, तब तक हुँ, आप वल्नरेबल हैं। आपके अंदर, आपके आईटी सिस्टम में, आपके साइबर स्पेस के अंदर एक लूप होल है जिससे कोई ना कोई आदमी कहीं न कहीं घुस जाएगा। सिंपल सा आंसर है ना। हुँ, आपने घर में ताला लगाया हाँ। और चाबी उसकी ऐसी है जो कहीं भी लग जाती है, तो कोई भी घुस जाएगा ना घर के अंदर तो। तो एक एक अ, बताओ मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई अपने घर में कैमरेज़ लगवा रहा है, आजकल सब लगवा रहे हैं, ठीक है? फॉर सिक्योरिटी रीज़न, कि भैया वो अपनी बाइक को देख पाए, वो अपने बच्चों को देख पाए, वो घर में है या नहीं है। एनी एनी कोई भी रीज़न हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने जो कैमरे लगवाए हैं उसका एक आपको वो लिंक देता है पूरा ना, एक क्या बोलते हैं उसको? वो लिंक देता है कि ताकि आप कैमरे में देख सको, लेकिन जनरली लोग पासवर्ड चेंज नहीं करते। तो जो पासवर्ड उस बंदे के पास है वो हमारे कैमरे भी एक्सेस कर सकता है। 100%। और बता देता हूँ आपको, चाइनीज़ इक्विपमेंट हम्म, भारत सरकार में स्पेशली फ़ोन्स, हम्म, कैमरेज़ बैन किए हुए हैं। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन में नहीं लगते क्योंकि इन सब के अंदर एक बैकडोर होता है। बैकडोर का मतलब एक चोर दरवाज़ा है, जहाँ से कोई भी साइबर हैकर घुसेगा, आपका सारा डाटा लेगा और निकल जाएगा। ओके। तो आपको कौन से आइटम्स लगवाने हैं घर में, हम्म। कौन सी कंपनी के लगवाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वैसे तो जब आईफोन बेचा गया था, तब ये कह के बेचा था कि मोस्ट सिक्योर्ड फोन है। हुँ, बट पिछले कुछ टाइम में तकरीबन मोर देन आई थिंक थाउजेंड ऑफ केसेस, हुँ, इवन मैं कहता हूँ लाखों केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें स्पेशली आईफोन ही रजिस्टर्ड था, कि आईफोन के थ्रू फ्रॉड हुआ है। क्या जो हम अब ये हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, हमने कोई भी ऐप पसंद आई, हमने वो डाउनलोड करी, और आज की डेट में आप देखो ऐप्स ना, ऐप का काम क्या होता है? लेट्स एग्जांपल, मैंने कोई फिटनेस ऐप डाउनलोड करी और मैंने उसपे देख लिया कि मेरे ये एक्सरसाइज है, तो उसमें देखा क्या गया है कि जब ऐप आप डाउनलोड करोगे, तो ऐप का काम होता है कि उस ऐप के अंदर जो भी सारी चीज़ें हमको उसको यूज़ करना है, लेकिन वो आपसे आपकी एक्सेस माँगना स्टार्ट कर देता है। आपकी गैलरी का एक्सेस माँग रहा है, ठीक है? आपके उस ब्राउज़र का एक्सेस माँग रहा है। तो क्या ये चीज़ें भी एक पार्ट है साइबर फ्रॉड होने का? देखिए आप जितनी एक्सेस किसी और को देंगे, हुँ, और साइबर वर्ल्ड को समझने के लिए ना आप अपने घर के अपने सिंपल एग्ज़ाम्पल्स लीजिए। आप कितने लोगों को अपने घर के अंदर आने का टाइम देते हैं या कितने लोगों को घर पे अंदर आने की परमिशन देते हैं? आप बहुत लोगों को अंदर आने की परमिशन देंगे, हुँ, तो आप बोलेंगे यार मैक्सिमम ड्राइंग रूम तक आ जाओ। मेरा बेडरूम मेरा प्राइवेट है, यहाँ तो मैं किसी को जाने नहीं दूँगा।
सिंपल है। हम्म। आप गैलरी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, बेडरूम रखना चाहते हैं या ड्राइंग रूम रखना चाहते हैं, तो आपके अपने हाथ में है, राइट? अब अगर आप अपने बेडरूम में सारी दुनिया को ले जाएंगे तो फिर दुनिया तो आपकी चीजें देखेगी ना। तो आप जब ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ किस लिए करते हैं, ईज ऑफ थिंग्स के लिए कर देते हैं हाँ, कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए। कि यार हमें बार बार करना पड़ेगा, हम्म। इसको दे दो परमिशन। हम्म। कौन जाके पढ़ेगा, कौन जाके इसको बंद करेगा, हम्म। कौन। कितनी बार आजकल ऐप्स आपसे मांगती हैं ओनली रिस्ट्रिक्टेड परमिशन। गैलरी की अब बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो बोलती है रिस्ट्रिक्टेड परमिशन, आप 4 5 10 फोटोज की रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, कितना, 5 मिनट। आपके पास वो वक्त है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हर कोई आपके बेडरूम में आ रहा है। अभी आई डोंट नो वो दिल्ली का केस था, बेंगलोर का केस था। कपल थे, कपल का आईफोन ही यूज कर रहे थे वो। अब उन्होंने आई डोंट नो कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था या कौन सी एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड करी थी। फोन बंद होने के बाद भी उनके पर्सनल फोटो वो क्लिक कर रहा था। देखो ऐसा है कि फोन का कोई इसके अंदर रोल नहीं है, हम्म। आपने क्या ऐप डाउनलोड की हुई है उसके ऊपर है। अगर आपने कोई अनऑथराइज्ड ऐप डाउनलोड कर ली जो कि ऐप स्टोर पे नहीं है, हम्म। ऐप स्टोर से बाहर जाके, तो एप्पल की तो वैसे ही आपकी कहानी खत्म हो गई कि भाई एप्पल से उसका कोई लेन देन नहीं है। आपने वो ऐप डाउनलोड कर ली, वो ऐप जब डाउनलोड हो गई, वो ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दी। आपने माइक्रोफोन की परमिशन दी, अगर माइक्रोफोन की परमिशन दी तो वो आपकी सारी बातें सुन भी सकता है। चाहे फोन स्विच ऑफ भी है तब भी। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि स्विच ऑफ में सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, लेकिन फोन 99% हम सब लोग ऑन रखते हैं, बंद कोई नहीं रखता आज की डेट में। बहुत सिंपल सा है, आप सब कुछ बंद कर दोगे जब तक आपको प्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाता, लास्ट मोमेंट तक आप फोन ऑन रखते हो, आपको चिल्लाती रहती है एयर होस्टेस कि आप अपना फोन एयरप्लेन मोड पे कर दो। आप सोचते हो यार 1 सेकंड और मिल जाए, मैं देख ही लूं टेक ऑफ होने से पहले क्या है, आप तभी फोन बंद करते हो। हम्म। तो फोन तो आपका ऑन ही रहता है, फोन बंद नहीं होता। आप साइलेंट कर सकते हो, आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते हो, पर फोन ऑन रहेगा आपका। हाल ही में ना 3 4 बड़े मेजर केसेस हुए हैं और 2025 में कहीं ना कहीं साइबर वॉर होने के बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस अभी मैंने ओकल्ट के भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं ये बताया कि जो सबसे बड़ा वॉर होगा वो 2025 में होगा, जिसको हम बोलेंगे साइबर वॉर। साइबर वॉर होगा नहीं, साइबर वॉर चल रहा है। हर देश हम्म। दूसरे देश की साइबर सिक्योरिटी को भेदने की कोशिश करता है, और जहां वो कामयाब हो जाएगा वो पूरे, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ तो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर आपकी साइबर लाइन डाउन हो गई, आपका इंटरनेट डाउन हो गया, तो आपका पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा। आपकी ट्रेन्स बंद हो जाएंगी, आपकी फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। पीछे माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक का जो किस्सा हुआ था, हम्म। सारी फ्लाइट्स वर्ल्ड वाइड डाउन हो गई थी। बट वो हैक हुआ था या नहीं, डाउन वो हुआ था? ग्लिच था, एक क्राउड स्ट्राइक का एक ग्लिच था जिसकी वजह से वो कुछ अपडेट कर रहे थे, अपडेट में थोड़ा सा कुछ ग्लिच आया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई। हैक नहीं था, हम्म। एटलीस्ट जो अभी तक न्यूज़ बाहर है। ओके। हो सकता है कल को कुछ और न्यूज़ आ जाए, लेकिन हम्म। अभी तक न्यूज़ यही है कि वो हैक नहीं था, लेकिन उसकी वजह से सब कुछ डाउन हो गया। तो आप सोचिए अगर आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डाउन हो जाए हम्म। तो क्या होगा। आज की डेट में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन हो रहा है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, बैंक जा रहे हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, फ्लाइट ऑनलाइन है, सब कुछ तो ऑनलाइन है। अगर आपका कहीं ना कहीं हो गया तो साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है। अभी साइबर वॉर में लाइक जियोपॉलिटिकली अभी क्या इंडियन लेवल पे, लाइक नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, थोड़ा सा एक बार बताएंगे? देखिए हमारे देश की जो एक संस्था है, जो सरकार की संस्था है, सर्ट इन, सर्ट होती है साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आई एन मतलब इंडिया। तो सर्ट इन, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है। और ये जो संस्था है ये बहुत रेगुलर काम कर रही है और बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि हमें अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर स्पेस को हम लोग सुरक्षित रख सकें। हम्म। इसके लिए रेगुलर रिसर्च चलता है, रेगुलर टीम्स काम करती हैं। हम भी सर्ट का पार्ट है, हम लोग सर्ट के साथ
जुड़े हुए हैं हम लोग, सर्ट इम्पैनल्ड है, हम्म, तो सर्ट के साथ बहुत काम होता है। आज की डेट में कोई भी सरकारी बैंक या सरकारी वेबसाइट को अगर किसी ने ऑडिट करना है तो उसका सर्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सर्टेन इम्पैनल नहीं है तो वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। ओके, ऑडिट का मतलब है कोई भी वेबसाइट बनने से पहले, कोई भी ऐप बनने से पहले प्रॉपर उसका एक ऑडिट होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई मैलवेयर की या कोई ऐसी कोई लूपहोल तो नहीं है जहाँ से ये हैक हो सकती है, या कहीं कोड के अंदर, सॉफ्टवेयर कोड, सोर्स कोड बोलते हैं जिसको, हम्म, उसमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी कहीं फाइल तो नहीं है जिससे कहीं मैलवेयर इसके अंदर घुस जाए या वायरस इसके अंदर घुस जाए या हैक हो सके। हम्म। तो उसका पूरा एक ऑडिट होता है जिसको हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया को कितना नुकसान हुआ है साइबर फ्रॉड से? कुछ टेंटेटिवली फिगर्स है? ये फिगर्स इतनी माइंड बॉगलिंग है, इसलिए मैंने एक पूछा। एक फ्रॉड्स को अलग 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 देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के लॉसेस हैं। लाइक। एक पर्टिकुलर फ्रॉड है हम्म, जो कुछ कॉल सेंटर्स हैं हम्म, जो इंडिया में भी हैं, वियतनाम में भी हैं, ताइवान में भी हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। हम्म, ये लोग फ़ोन करते हैं यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, बाहर के लोगों को, और उनसे बहुत छोटे रकम ले लेते हैं, ये बता के कि भाई आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, आपकी विंडोज स्लो हो गई है, हम इसको अपडेट करेंगे, $100 लगेंगे, 200 लगेंगे, 500 लगेंगे। सिर्फ इन कॉल सेंटर से यूएस का लॉस, आप एक विश्वास कीजिए, एक नंबर आप सोच के देखिए, मैं एक फिगर देख रहा था, आई थिंक कितना था, 1.5 लाख करोड़। 10 बिलियन। सिर्फ इस इकलौते फ्रॉड की फिगर है 10 बिलियन यूएस डॉलर। बाप रे। 10 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ एक फ्रॉड की, वो बता रहा हूँ मैं आपको। रेगुलर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, और कितने फ्रॉड्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे। भाई अगर मान लो आपके 5,000 रुपये चले गए तो आप बोलोगे यार छोड़ दे, अब मैं नहीं जा रहा कहीं रिपोर्ट करने, हम्म। कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, कौन इसको रिपोर्ट करेगा, कौन लफड़े में पड़ेगा। आप नहीं रिपोर्ट करते हो। बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। उसके पीछे मेजर रीजन ये भी तो हो सकता है ना, बिकॉज आरबीआई की जो गाइडलाइंस बनी हुई है, ठीक है, उसमें पैसे की रिकवरी कहाँ है? देखो रिकवरी है। आरबीआई ने आई थिंक 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर आप केस रिपोर्ट कर रहे हो, अब वो केस आरबीआई से चला जाता है बैंक्स को। बैंक्स क्या करता है, बैंक्स कल को आपके अंदर लूप होल निकाल के बोल देता है ये आपकी गलती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ओटीपी दिया है हम्म। तो बैंक वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तो आपने, मतलब ओटीपी देना मतलब आपने अपनी जेब से निकाले पैसे और किसी को दे दिए। इट इज एज गुड एज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट एंड गिविंग इन हार्ड कैश। बट वैसे अगर दूसरे अब तरीके से आपने हो रहा कैसे है, हाँ। दूसरे तरीके से हो रहा है तो आपके पास पूरे चांस है कि आपका पैसा रिकवर होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करते हो, हम्म। पहले 30 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर आपने पहले 30 मिनट में रिपोर्ट करके वो पैसा रुकवा लिया, 100% पैसा आपका मिल जाएगा, चाहे ओटीपी शेयर किया हो या जो नहीं। मर्जी हो। ओके। जितनी लेट होता जाएगा उतने पैसे के मिलने के, रिकवरी के चांसेस कम है। अब आपको आज एक ऐसी टिप देता हूं जो कि हर एक आदमी के लिए रामबाण है। हम्म। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बंद कर दीजिए और डेबिट कार्ड बंद कर दीजिए। आप करिए यूज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की डिस्प्यूट रेज करने के जो टाइम है वो 30 दिन है। हाँ, इंटरेस्टिंग। ठीक है, हम्म। आपके पास पैसे अभी आपके गए नहीं है, हम्म। क्रेडिट कार्ड के चले गए। हम्म। अब क्रेडिट कार्ड में जब वो बंदा या मर्चेंट जिसने पैसा चार्ज किया है, हम्म। वो कब रिकवर करता है पैसा, वो वहां से कब क्लेम करेगा अपना पैसा? 45 डेज बात करता है ना। वो 30 दिन 45 दिन में हाँ। रिक्लेम करेगा, और वो मर्चेंट है, रजिस्टर्ड मर्चेंट है। वहां लूप बन जाता है, वहां आप रोक सकते हो। आपने जैसे ही क्रेडिट कार्ड की कंप्लेंट करी, आपने बोला यार 3 दिन, पहले तो आपको मान लो आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ क्रेडिट कार्ड वाला, हम्म। हम कह रहे हैं डेबिट कार्ड और बैंक तो हम बंद ही कर रहे हैं, हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड पे हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया। आपने तुरंत ही बैंक को फोन किया, बैंक पता क्या बोलेगा, अभी तो सर ये चार्ज ही नहीं हुआ, इसकी कंप्लेंट आप तभी कर पाओगे जब ये चार्ज होगा। चार्ज कब होगा? 2 दिन लगेंगे सर। तो आप आराम से बैठ जाओ। अगर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हुआ है, आप आराम से बैठ जाओ, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। पर बशर्ते फ्रॉड होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपने कहीं कुछ खर्च दिया और बोला कि फ्रॉड हो गया ना। हाँ। इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है बकायदा। वो यहाँ तक जाएंगे कि आपका वो उस टाइम आप कहाँ थे, आपका कार्ड कहाँ यूज हुआ, आपका पासपोर्ट भी चेक हो सकता है, आपका सीसीटीवी भी चेक हो सकता है, बहुत सारी चीजें, मतलब हुँ, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा अमाउंट है, क्या फ्रॉड है उसके ऊपर। और वो मर्चेंट से भी पूछेंगे। हुँ, वो मर्चेंट से पूछेंगे भाई आपने ये पैसा क्यों लिया। अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता है तो आपके पैसे तुरंत वापसी आ जाएंगे। अभी आपने चाइना और ताइवान का ज़िक्र किया। अभी लेटेस्ट की ही न्यूज़ थी, आई थिंक मोर देन 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ करोड़ का का उन्होंने चूना गुजरात लगाया। पुलिस ने एक बहुत बड़े रैकेट का हुँ, पर्दाफाश किया जिसमें डिजिटल अरेस्ट के ऊपर हुँ, अ, एक रैकेट चल रहा था जिसमें ताइवानीज भी इंक्लूडेड थे हुँ। और चाइनीज भी इंक्लूडेड थे, और 5,000 करोड़ ये लोग देश से बाहर भेज चुके थे। मैं 2 मिनट का पॉज़ लूँगा। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? इसको थोड़ा-सा आप एक बार इलैबोरेट कर दीजिए प्लीज़। डिजिटल अरेस्ट जो है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है हुँ, फिजिकल, उसमें आके पुलिस आपके पास आएगी, आपको पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, जेल में डालेगी। डिजिटल अरेस्ट में आपके पास कोई नहीं आया, आपके पास एक वीडियो कॉल आई, फोन कॉल आया, वीडियो पे गए, आपको बोला गया कि भाई आप अब अरेस्ट हैं, आप ना तो इस कमरे से बाहर जा सकते हैं, ना आप किसी को फोन कर सकते हैं, ना आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉयलेट भी जाएंगे तो आप सिर्फ 3 मिनट के लिए जाएंगे अंदर, 3 मिनट में बाहर आएंगे और आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आपको उस क्राइम का भागीदार समझा जाएगा जिस पे आपको इल्जाम लगाया गया है। और दूसरी साइड बड़े ही शातिर लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो एक पुलिस की वर्दी में होगा कोई, वो आपको नजर आएगा कि यार ये पुलिस वाला है, थाने का पूरा पीछे सेटअप बना होगा। एक केस में यहाँ तक हुआ कि एक हमारे आर्मी के रिटायर्ड हुँ, अफसर, उनके ऊपर ऐसी कॉल गई, उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया और उन्होंने उस अरेस्ट में, और वो 3 दिन तक अरेस्ट रहे। 3 दिन तक आप किसी से ना बात कर पा रहे हो, ना किसी से आप फोन कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, आपका कैमरा ऑन है, आपको फोन चार्ज करना है, आपको एक एक हिदायत दी जा रही है कि आप, एक ऐसा स्पेल क्रिएट कर देते हैं, आपको एक ऐसा बांध देते हैं किसी चीज के अंदर जब आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, क्या था आपको समझ ही केस? नहीं आता। केस थोड़ा-सा बताएँगे क्या था? एक आर्मी के अफसर थे, उनके पास ऐसे ही फोन आया, रिटायर्ड अफसर थे, हुँ, बुजुर्ग हुँ, सीनियर अफसर थे, उनके पास फोन आया और उनको बोला गया कि भाई आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए जो कि क्राइम है हमारे देश के कानून के हिसाब से, और आप उसका हिस्सा हैं। उन्होंने मना किया, ऑफ कोर्स उन्हें बोला गया नहीं जी आप तो इसमें इन्वॉल्व हैं और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी आपकी। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बोला ये थाने में पुलिस बैठी हुई है, सब कुछ हुआ, और उनको बोला गया भाई आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स बताइए, पैसे बताइए आपके बैंक में कितने, एफडीज कितनी है। उनको बोला गया आप तोड़िए इनको और आप हमारे को जमा कराइए, ताकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी ये पैसा यहाँ आपका सुरक्षित रहेगा। और वो यहाँ तक चले गए, उन्होंने बोला हम आपके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने पूरा एक चित्र पीछे बैकग्राउंड में ऐसा बना बाप दिया, रे! हुँ, और उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है, और उस चक्कर में वो 3.5 करोड़ रुपए दे बैठे उन्हें। तो मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी ऐसा फोन आता है, फोन आप काट दीजिए, और अगर कोई, देखिए आप बहुत सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर पुलिस को, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट को अगर आपको पकड़ना है तो वो आपके घर आएगी, घर से आपको उठाएगी। अगर आपने कोई गलत काम किया है और आप उस कॉल पे अगर फोन काट के और भाग गए, हुँ, आपके पास कॉल आया, हुँ, आप एक मर्डरर है, हुँ, आपको पुलिस ने बोला आपने मर्डर किया है, आप इस कॉल पे रहिए, आप मर्डरर हैं, आप क्यों कॉल पे रहेंगे, आप फोन काटेंगे, बोलेंगे फोन फेंकूंगा मैं जा रहा हूं, सही बात है। नोबडी कैन ट्रेस यू देन, राइट, राइट, यू आर गॉन। अगर आपने फोन काट के चले गए तो आपको तो बहुत अच्छा मिल गया, आप निकल गए, आपको तो वार्निंग मिल गई। तो कोई भी पुलिस, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट आपको फोन करके अरेस्ट नहीं करती है। वो सुबह आते हैं 4 बजे, 5 बजे, जब आप सो रहे होते हो, और उस टाइम आपको उठा के ले जाते हैं। ये फ्रॉड सिर्फ़ इसलिए तो नहीं हो रहा है कि भारत का पैसा सारा बाहर ले जाया जा रहा है? बहुत सारे, देखो अब आप एक चीज सोचिए कि हम लोग सोचते हैं कि यार, जो एक जनरल परसेप्शन बनी है हुँ, कि जामतारा के लोग हैं, हुँ, मेवात के लोग हैं, हुँ, या कलकत्ता में बहुत बड़ा एक सेंटर उभर के आ रहा है, कलकत्ता एक अलग सेंटर उभर के आ रहा है फ्रॉड्स के लिए। हुँ, कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं?
ये सब यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है। अब इन लोगों के पास कहाँ से ऐसे एप्लीकेशंस, कहाँ से ऐसी फाइल्स, कहाँ से ऐसे सॉफ्टवेयर्स और तरीके आ रहे हैं जहाँ से ये फ्रॉड कर पा रहे हैं? कौन इनको सप्लाई कर रहा है? तो ये कहीं न कहीं से कोई हमारे जो दुश्मन देश हैं, जो हमारे से फ्रेंडली दोस्त देश नहीं है, वहाँ के लोग हमारे लोगों को सप्लाई करके और उसका मेजर पार्ट जो पैसे का है वो बाहर जाता है और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की कोशिश है। तो इसका पहला स्टेप आई थिंक मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐप और डेटा से स्टार्ट हो जाता है। तब वो घूम फिर के फिर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आपका बिल्कुल। चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप हो, उन तरीकों से फिर उसको जोड़ के देखो, शायद वो करते अभी हैं। उनके पास डाटा कहाँ से आ रहा है? ठीक है? हाँ। डार्क वेब पे जहाँ भी डाटा लीक हो रहा है, क्या डाटा लीक होता है? आपका नाम, हुँ। आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हुँ, हुँ, आपकी हेल्थ की शायद कोई इन्फॉर्मेशन, अलग-अलग जहाँ से डाटा लीक हुआ वहाँ से। जैसे एक बार बहुत फेमस लीक थे डोमिनोज़ का। उसमें डोमिनोज़ में आपने कितनी बार कहाँ-कहाँ पिज़्ज़ा मँगाया, कब-कब पिज़्ज़ा मँगाया, कौन-सा पिज़्ज़ा मँगाया, सब कुछ लीक हो गया था। हुँ, अब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको जब ये डाटा मिलता है, तो वो इस डाटा को यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, हुँ, बाकी मैं आपको अपनी बातों के जाल में ऐसे घुमाऊँगा कि आपको लगेगा यार ये कोई अथॉरिटी बात कर रही है, इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने आपको फ़ोन किया, परम जी आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है और मेरे पास आपकी ये इन्फॉर्मेशन है। हुँ, आपको लगेगा यार मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन किसके पास हो सकती है? कोई अथॉरिटी होगी, हाँ। ठीक है? जबकि वो डाटा कहाँ से आया? कहीं डार्क वेब पे कुछ लीक हुआ था, वहाँ से वो डाटा मेरे पास आया और हमने एज़ अ साइबर क्रिमिनल आपको फ़ोन करके आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग करी, जिसको हम फ्रॉड बोलते हैं। अगर हम पीछे जाएँगे कुछ साल पहले, तो जो ठग होते थे, वो सिर्फ़ आपको अपनी बातों में घुमाते थे। बातों में घुमा के आपसे वो पैसे ले जाते थे, आपका सामान ले जाते थे। हो आज भी सब कुछ वही रहा है, सिर्फ़ तरीका बदल गया, साइबर स्पेस में चले गए हम लोग। आज की डेट में व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं, ईमेल सब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा सोशल मीडिया पे हर एक बंदा है। क्या इन पे डाली हुई हमारी डिटेल्स उससे भी हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं? अभी एक लेटेस्ट साइबर फ्रॉड चल रहा है कि व्हाट्सएप पे एक कॉल आया और पूरा अकाउंट खाली। देखो, साइबर फ्रॉड या आपका अकाउंट किसी भी एक कॉल से खाली नहीं होता, पहली बात ये समझ लीजिए। हुँ, कहीं न कहीं आपने कोई एपीके फाइल बोलते हैं उसको, कोई ना कोई एपीके फाइल डाउनलोड करी होगी अपने फ़ोन में या कोई ऐसा लिंक क्लिक किया होगा जिसकी वजह से आपने किसी को बैंक का एक्सेस दे दिया। बैंक का या फ़ोन का ही एक्सेस दे फ़ोन दिया। का मतलब क्योंकि हमारे सारे ऐप्स आज की डेट में फ़ोन के ऊपर होते हैं। हुँ, अब अगेन हम लोग सब सहूलियत के लिए करते हैं यार एक ही फ़ोन में सब कुछ रखा हुआ है। हुँ, वरना कोशिश होनी चाहिए कि यार आपका जो बैंकिंग का जो है, वो एक फ़ोन अलग ही रख लो, वो किसी के पास नंबर ही ना हो। उस पे सिर्फ़ आप बैंकिंग ही कर रहे हो। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। हुँ। कौन करेगा? फ़ोन वो दूसरा है, नहीं है, पास में मैं कहीं और हूँ। सहूलियत के लिए हम लोग करते हैं और सहूलियत में ही हम मार खा जाते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उस एक फ़ोन कॉल से आपका डेटा जाता है और डेटा से वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर जाता है। अब बहुत टाइम ये बोला जाता है कि हर बार ओटीपी चाहिए होता है बैंक से कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है आपने। हुँ। हर चीज़ के लिए ओटीपी चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो ओटीपी आया नहीं, ना मैंने किसी को ओटीपी दिया, मेरा तो बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। उसका एक ही कारण है कि आपने कोई ना कोई ऐसा लिंक क्लिक कर दिया, आज 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिससे कि वो ओटीपी आपके पास नहीं आया उस टाइम पे, वो किसी और के पास चला गया। बैंक का सिंपल एसओपी है, प्रोटोकॉल है, उनको जब तक ओटीपी नहीं मिलेगा वो पैसा नहीं रिलीज़ करेंगे। तो ओटीपी तो कहीं न कहीं गया है, हुँ। तो ओटीपी जाने से वो पैसा वहाँ निकल गया। जब भी हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसपे लिखा रहता है कि एन्क्रिप्शन कि मतलब आप और मेरे बीच ही दीज़ बात हो रही है। मैसेजेस और दिस कन्वर्सेशन इज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। एन्क्रिप्टेड, हाँ, ठीक है? ठीक है, तो वो क्या सच में एन्क्रिप्टेड है? बिकॉज़ उस आर्टिकल में क्या लिखा था, आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है।
उस देश की गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को पकड़ा, व्हाट्सएप वालों से डिटेल पूछी, व्हाट्सएप वालों ने उनको डेटा भी हैंड ओवर किया और फिर वो उस कंपनी तक पहुंचे। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इनक्रिप्शन का मतलब क्या है। मैंने आपको मैसेज भेजा, हम्म, जो मैंने आपको मैसेज भेजा वो सिर्फ आपके फोन पे ही दिखेगा, दूसरा अगर कोई बीच में देखेगा तो वो बाइनरी नंबर्स में दिखता है, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं 0101, जो किसी और को समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। बट देख सकता है। कुछ नहीं देख सकता। ओके। सिंपल है, अगर देख लिया किसी ने, हैक कर लिया, कुछ कर लिया, तो उसको सिर्फ वही नजर आएगा, एक्चुअल मैसेज क्या है वो नहीं समझ में आएगा। हम्म, वो आप ही के फोन में, अगर मैंने आपको मैसेज भेजा तो आप ही के फोन में वो डिक्रिप्शन है, जिसमें वो आपको मैसेज इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आपके पास आए, वो टेक्स्ट आपको नजर आएगा। सिंपल है। लेकिन क्या आपका डेटा कोई और देख सकता है? हाँ, देख सकता है। आंसर इज यस। आंसर इज यस। लॉ एनफोर्समेंट देख सकती है, मतलब पुलिस, ईडी, हम्म, सीबीआई, हम्म। इनके पास टूल्स हैं जिससे वो आपका व्हाट्सएप का डाटा देख सकते हैं। तो फिर तो इनक्रिप्टेड नहीं है। व्हाट्सएप खुद देख सकता है। अच्छा, व्हाट्सएप देख सकता है। देखो, डिक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए? डिक्रिप्शन की। उनको तो पता ही है। तो डेटा तो है, और लॉ एनफोर्समेंट देख सकता है, देखता है। क्या व्हाट्सएप डेटा सेल करता है? जहां तक मेरी नॉलेज है, नहीं। बट व्हाट्सएप डेटा सेल करता है, मैंने उस आर्टिकल में ही देखा देखो, था। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने व्हाट्सएप जैसी कंपनी, व्हाट्सएप मेटा का पार्ट है, हम्म। मेटा को ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, ऐसे उसमें नहीं देखा है। तो आई से नो, आंसर इज नो, द कंपनी विल नॉट डू। देर आर चांसेस कि किसी कोई इंडिविजुअल ने ऐसा कुछ किया हो, वो भी मेरी नॉलेज में नहीं है। तो माय आंसर इज दैट कंपनी डजंट डू दिस। क्या भारत एक साइबर कैपिटल क्राइम कंट्री बन चुका है? भारत आज की डेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, एंड वी आर द यंगेस्ट, लार्जेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ऑल्सो। जब हम लार्जेस्ट हैं, हर चीज में बड़े हैं, हम्म। पॉपुलेशन में भी बड़े हैं, यंगेस्ट में भी बड़े हैं, बाकी और चीजों में भी बड़े हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या? मतलब है, मतलब देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन से क्या मतलब है, जहाँ पे पॉपुलेशन का पॉपुलेशन मतलब, से देखो कि ये है कि हम्म, अगर सिंगापुर में अगर कोई फ्रॉड करेगा, हम्म। सिंगापुर की पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, तो चाह के भी बड़े नहीं बन सकते ना, ओके। राइट? हम्म। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत ही कम है, तो अगर वो सारी पॉपुलेशन भी फ्रॉड कर ले तो हमसे बड़े तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलो कहीं तो हम नंबर 1 आ रहे हैं। आपने डार्क वेब की बात करी। डार्क वेब पे मैंने एक चीज और देखी थी, रेड रूम, जहाँ पे लोग बाग पैसा पे करके वो कंटेंट देखते हैं। रेड रूम के बारे में थोड़ा सा आपने कभी एक्सेस किया रेड रूम को? नहीं, मैंने कभी नहीं एक्सेस किया, क्योंकि हमारा ऐसी चीजों से कभी वास्ता पड़ता नहीं है। बट कभी सुना कोई लेकिन कलीग्स वगैरह? लेकिन हाँ, लेकिन हम्म। ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ ओपन मीडिया पे नहीं बोल सकता। मैं वो ऐसा कुछ नहीं कर, मतलब जो नहीं नहीं, मैं अगर आपको आपको बता रहा लगता हूँ, है क्योंकि प्राइवेसी, हाँ। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, और जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि हम्म। डार्क वेब पे हर वो चीज अवेलेबल है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं कह रहा हूँ कत्ल करने के तरीके, किसी का कत्ल कैसे हुआ, किसी का गला कैसे काटें, किसी को, एक मैं देख रहा था वहां, उसको दिखा रहे थे डार्क वेब पे कि किसी जिंदा औरत को कैसे पकाएं। पकाएं? तो उसमें दिखाया गया कि औरत को ले जाके कैसे उसके एक एक पार्ट को, बॉडी के पार्ट को काट के कैसे पकाना है उसको, वो सब भी दिखाया गया। तो डार्क वेब वाकई में ही डार्क है, जितना आप भयानक सोच सकते हो उससे ज्यादा भयानक है। और इसको कोई रोक नहीं सकता। डार्क है, गवर्नमेंट के प्रिव्यू से बाहर है, हम्म। किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, या कुछ गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं करना चाहती। श्री पे कितना फेथ है आपको? क्या श्री हेल्प करेगा फ्रॉड जो उस जो क्रिमिनल हमारे फोन को एक्सेस कर रहा है, श्री उसकी हेल्प करेगी या नहीं करेगी? बिकॉज अब एक ऐसा लेटेस्ट क्राइम हुआ है। देखो, सिरी जो है वो हमारे फोन का एक पार्ट है, हम्म। वो एक सॉफ्टवेयर है, एक
मशीन लर्निंग बोल लीजिए, आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उसका एक पार्ट है वो, राइट? अब श्री जो है आपकी बात सुन के आपकी वॉइस कमांड पे कुछ एक्शन करता है। आप बोलते हैं हे सिरी डायल दिस नंबर, हे सिरी प्ले दिस सॉन्ग। अब ये नहीं है कि सिरी तभी एक्टिवेट हो रहा है जब आप बोल रहे हैं हे सिरी, उसको हे सिरी सुनने के लिए उसे 24 घंटे एक्टिवेट रहना है। हम्म। कैसे सुनेगा वो? जब हम बोलेंगे अब वो ये एक्टिव रहेगा तो ही सुनेगा तो ना। ही सुनेगा, राइट? राइट। इसका मतलब बाकी चीजें भी सुन रहा है, हम्म। पर वो एक्ट तभी कर रहा है जब आप हे सिरी बोल रहे हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट सिरी, चाहे वो एलेक्सा है या कोई भी और ऐसी ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोडक्ट है जो आपकी वॉइस कमांड पे काम करता है, तो सुन सब रहा है, पर वो पर्टिकुलर एक कमांड देने पे ही एक्ट करता है। आजकल स्मार्ट टीवीज है, हम्म। आप स्मार्ट टीवी को बोलते हो हे गूगल प्ले दिस, और आपके टीवी ऑन हो जाता है। आप बोलते हो हे गूगल ओपन टीवी, स्टॉप टीवी, शट ऑफ टीवी, वो सब कर रहा है क्योंकि वो लगातार सुन रहा है। मेरे माइंड में ना सडनली एक चीज आई। पहले जब चोरी डकैती हुआ करती थी तो फोन चला गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा धमकी दे दी, ठीक है, फ्रोती ले ली। अब आप देखो डिजिटल अरेस्ट की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हाँ जी। और जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, कल को यही होगा। अभी तक तो क्या है, सिर्फ हमारी ईमेल का एक्सेस है या हमारे फोन का एक्सेस है या हमारे किसी भी एक ऐसे प्राइवेसी डेटा का एक्सेस है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो। कल को जब हम ये श्री को या अलेक्सा को हम कमांड दे रहे, कहीं ना कहीं कल को ह्यूमन एक्सेस भी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, पॉसिबल है? ये ऑलरेडी हो रही है। आप देखिए कि बहुत जगह और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी की पहली टिप, आप अपने वेबकैम को कवर करके रखेंगे। हर जगह वेबकैम के कवर्स आ गए हैं। वेब कैम मतलब फोन के कैम को? फ़ोन का नहीं, आपका जो ये सिस्टम पे कैम होता है, वेबकैम, जो कंप्यूटर पे आपने कैमरा अच्छा। लगाया हुआ है, हाँ। उस पे आप कवर लगाते हैं अब। हर जगह ये मैंडेटरी हो गया है। आप तभी ऑन करेंगे जबकि आप कहीं कन्वर्सेशन करनी है, आपको वीडियो कॉल करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि हैकर्स were able to switch on your camera without your permission and look at what is happening and hear what is happening into the vicinity of that place. ओके। एक बड़ा फेमस यूट्यूबर है, ठीक है, मतलब पॉडकास्टर ही है, रणवीर अलाहाबादिया। उसका चैनल अभी हैक हुआ था, तो आपने देखा था वो न्यूज़ देखी थी नहीं? बहुत, मैं आपको बताऊं कि हमारे ना देश में एक पोर्टल है cybercrime.gov.in हम्म। और एक हेल्पलाइन है 1930। तो ये तो सब लोग पहले तो इस चीज को बड़े अच्छे से नोट कर लो कि अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक तो 1930 या cybercrime.gov.in, इस पे आप कंप्लेंट करें। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस पे इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स और इतनी कॉल्स आती हैं कि बहुत मुश्किल है उसको एड्रेस कर पाना। सेफेस्ट फोन कौन सा है और सबसे सेफेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? देखो, फ़ोन और कंप्यूटर जो भी सबसे सेफ है वो सिर्फ एक ही है, जो स्विच ऑफ हो। अगर फ़ोन है तो चार्ज ना हो, कंप्यूटर हो तो उसका लिंक इलेक्ट्रिसिटी से हटा दो, स्विच ऑफ कर दो, चेन में लपेटो, वाईफाई से तो डिस्कनेक्ट कर ही दो, चेन में लपेटो, ताला लगाओ और बीच समुद्र में फेंक दो। सबसे सेफ कंप्यूटर वही है। एक हमारे हाँ। मित्र हैं और ये तो आपने देश मतलब की एक देश की सबसे, देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी में काम करते हैं और उनका कहना सिर्फ एक ही है, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन दिस वर्ल्ड, वन हु नो दे आर हैक्ड, सेकंड द वंस हु डोंट नो दे आर हैक्ड। मतलब somebody is watching you, like मतलब 24/7 है। हैक या तो वो कंपनी है जिन्हें मालूम है हमारे हैक हो चुका है, दूसरी कंपनीज वो है जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो हैक हो चुकी है, हैक सब हो चुकी है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, that somebody is watching you। सो मैं ये स्टेटमेंट बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ और बहुत लोगों को बोलता हूँ, और जिसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। अभी देश में हमारे कानून आया है DPDP एक्ट, डेटा प्राइवेसी के ऊपर, डेटा
प्राइवेसी पे ये कानून आया है और इसके अभी ड्राफ्ट रूल्स अभी लास्ट वीक ही होम मिनिस्ट्री ने इसको ड्राफ्ट रूल्स को निकाला है फॉर द पीपल टू कमेंट ऑन कि क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है नहीं है, पब्लिक ओपिनियन मानी गई है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मांगी गई है उसमें। लेकिन वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं और हम हर आदमी ये कह रहा है कि हमारा डेटा प्राइवेट होना चाहिए, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, मेरे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मैं आपको आज एक बात बता दूं और ये मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, प्राइवेसी इज अ मिथ, देयर इज नथिंग नोन एज प्राइवेसी। आपका नाम और मोबाइल नंबर है, मुझे सिर्फ कुछ घंटे चाहिए, मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के आपको दे सकता हूँ। साइबर अरेस्ट से बचने के लिए या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए या डिजिटल क्राइम से बचने के लिए जो आप हर एक इंडिविजुअल इंसान को देना चाहेंगे? तो टिप देने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जी। आपके साथ फ्रॉड सिर्फ दो चीज से होता है, लालच या डर। या तो आपका फियर है या ग्रीड है। आप या तो डर गए किसी से, बोला यार ये हो गया तो मैं शायद आज जेल में चला जाऊंगा, या आपको लालच आ गया कि यार मेरे पैसे 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे। अगर ना तो आपको किसी का डर है ना ही आपको कोई लालच है, आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल है। आप अगर कभी लालच में ही नहीं पड़ेंगे, आपको बंदा कोई कुछ भी कहता रहे, हम सबको मालूम है कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ के अंदर पैसा कमाने का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सालों घिसना पड़ेगा, तब जाके पैसे बनते हैं। ऐसे पैसे नहीं बनते किसी के भी, किसी की लॉटरी नहीं लग रही है। आपको याद होगा कुछ साल पहले नाइजीरियंस ने बहुत फ्रॉड किया हिंदुस्तानियों के साथ कि आपकी इतने मिलियन की लॉटरी लगी है, या मैं उस किंग की बेटी हूं या बेटा हूं जो मर गया और अपने लास्ट पैसे देना चाहता है। वो वहां से फ्रॉड स्टार्ट हुआ था, साइबर फ्रॉड, अगर आप बहुत साल पहले जाओगे तो। और बहुत लोगों का बेवकूफ बना उसमें, बहुत लोगों ने लॉटरियां जीती और अपने सारे पैसे गंवा दिए। तो कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। आपको मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। अगर आपको कोई ऐसा लालच दे रहा है कि आपके पैसे मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू, तो वो रेड फ्लैग है। आज की यंग हमारी जो जनरेशन है वो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में बहुत बातें करती है, लड़कियां खासकर। एवरीथिंग इज रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग फॉर देम। राइट। बट कोई भी चीज अगर आपको ऐसी नजर आती है ना कि यार ये कहीं बहुत ही ज्यादा टू गुड टू बी ट्रू है, वो रेड फ्लैग है, वहीं रोक दो उसको। और अगर आप डर गए, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा बहुत जल्दी से। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा, मेरी वाइफ का फोन आया, आपने बिजली का बिल नहीं भरा। देखा, तुझे कैसे मालूम? कहती मुझे फोन आया। किसका फोन आया? वो बोले जी बिजली वालों का फोन आया कि आपने बिजली का फोन नहीं भरा, आप बिजली का बिल भरो वरना लाइट कट जाएगी। अब यहां डर है, लाइट कट गई, गर्मी का टाइम था, लाइट कट गई, रात को लाइट नहीं होगी, एसी नहीं चलेगा, डर है कहीं ना कहीं, राइट? मैंने शांत। अब मेरे क्वेश्चन सुनो, तूने कब बिजली का बिल भरा आज तक जिंदगी में? बिजली का बिल तो मैं भरता हूं, नंबर भी मेरा रजिस्टर्ड है, तेरे पास फोन नहीं आ सकता। मैं कहा, अब जरा कुछ दिन पहले जब मैं टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था एक, वो सोच किस बारे में था? सेम चीज पे मैं इंटरव्यू दे के हटा हूं कुछ दिन पहले टीवी पे, जी बिजनेस पे लाइव था मैं। घर वाले ही नहीं देख रहे हैं। डर है, नहीं नहीं देख हो रहे हैं, याद आ गया, जैसे ही उसको समझाया याद आ गया कि बिजली, ये का बहुत बड़ा फ्रॉड चला था बीच में कि आपके पास फोन आता था कि भाई आपकी बिजली कट जाएगी, आप जल्दी से पैसे जमा कराओ, आपने बिल नहीं जमा कराया। लोग भरते थे पैसे और पैसे चले जाते थे। ये रोज नए इन्वोट होते रहते हैं। डर हो गया तो तुरंत समझ में आ गया कि हाँ यार ये तो ठीक कह रहा है, फोन रख दो। तो डर या लालच। एक और किस्सा सुनाता हूं। हमारे कोई जानकार है, उनके कोई जीजा जी गवर्नमेंट ऑफिसर, लास्ट टाइम टू रिटायर, एक आध साल रह गया रिटायरमेंट का। उनको किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से कुछ ऐड कर दिया और उनको बोला कि यार आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो, आपको बहुत पैसा मिलेगा। उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब उनके पास, उन्होंने
10,000 डाले तो वो 20,000 हो गए, 20,000 डाले तो 60,000 हो गए, 60,000 डाले तो लाख रुपए हो गए। करते 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 उन्होंने 3.5 करोड़ रुपया डाल दिया। अब उनका जो 3.5 करोड़ रुपया है, उनके डैशबोर्ड में वो 11 करोड़ दिख रहा है कितने टाइम में? 6-8 महीने में। अब आपको बोले यार 3.5 करोड़ डाल और 11 करोड़ ले ले 6-8 महीने में, मैं तो भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के लगा दूंगा। बोला ये ले यार देख कोई बात नहीं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाँ। अब उन्होंने बोला यार 11 करोड़ हो गए, अब मैं रिटायर होने वाला हूँ तो कोई मकान लेना, तो ये पैसे निकाल लेता हूँ। हम्म, तो उन्होंने उसको बोला भाई ये पैसे निकाल लें। हम्म, बोला हाँ जी कोई बात नहीं, निकाल लो, पैसे आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 करोड़ पे 35% का टैक्स लगता है या 10% का टैक्स लगता है, टीडीएस लगता है। 35% उसने बोला, 35% का टैक्स लगेगा आपको, आप ये टैक्स जमा करा दो और पैसे निकाल लो। अब 11 करोड़ का 35% 3.5-4 करोड़ रुपया हो गया, मोटा मोटा। हाँ। ठीक है जी। अब वो कहाँ लाइट में आया, जब उन्होंने वो 4 करोड़ इकट्ठा करना शुरू किया। अब उन्होंने लोगों से पैसे मांगने शुरू किए। अब उनको जब पूछा गया, किसी ने हमारे जैसे आदमी के पास आए, वो हमने पूछा भाई आप सरकारी जॉब में हो, टीडीएस कट के पैसा आता है, टैक्स आप पैसा आने के बाद देते हो, पहले कौन टैक्स देता है? लेकिन आप लालच में अंधे हो गए, 3.5 करोड़ के 11 करोड़ नजर आ रहे हैं आपको, बाकी चीज तो कुछ नजर ही नहीं आ रही। साइबर वाला भी क्या होगा, मैं पहले टीडीएस ले लूंगा, उसके बाद पैसा दूंगा ना दूं मेरी जिम्मेदारी है। तो फियर हम्म। या लालच, आपकी फियर और ग्रीड अगर नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो जो आप बोल रहे हो टिप्स कि कैसे हम किसी भी साइबर फ्रॉड से बचें, तो सबसे पहली चीज तो है नंबर 1, जीरो ट्रस्ट। किसी पे भी कोई विश्वास नहीं करना आपने। कोई भी अनजान लिंक, कोई भी अनजान कॉल, आपको नहीं विश्वास करना है। आपको अपना उस टाइम पे दिमागी संतुलन बनाए रखना है। और दूसरा पॉइंट, आपको ना तो किसी से डरना है, ना ही किसी लालच में आना है। अगर आपने ये 2 चीज कर ली, जीरो ट्रस्ट और फियर और ग्रीड में नहीं आना, तो आप कभी भी किसी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो सकते हो। परफेक्ट। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। कोई भी कानून, ना भारत देश का ना विश्व में, कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। अगर कोई आपको बोलता है भाई आप डिजिटली अरेस्ट हो, आपने ये गलत किया है और आप ये करो, तो उसका फोन काटने से पहले 2 गाली अपनी तरफ से देना और 2 गाली मेरी तरफ से देना और फोन काट देना। अगर कोई आपका उसमें नुकसान हो जाए, कोई आपको डिजिटली अरेस्ट करके आपको कोई सजा दिला दे, तो आप मुझे पकड़ लेना आगे। बढ़िया है सर। डन सर। थैंक यू सो मच। थैंक ये यू। जो भी आज आपने सारी चीज़ें डिस्कस करी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमें देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, थोड़ी बहुत भी किसी की हेल्प हो जाए, तो यही हमारा मोटिव है सर। अवेयरनेस इज द की। अगर आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, एक भारत सरकार ने बड़ा एक अभियान चलाया था, जागरूक बनो, तो ये साइबर के लिए भी है, जागरूक बनो। अगर आप जागरूक हो, आप ट्रेंड हो, अवेयर हो, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और अगर फ्रॉड हो जाता है तो 2 चीज याद रखिए, 1930 और cybercrime.gov.in, यहाँ तुरंत ही कंप्लेंट करें। जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करोगे, जितनी जल्दी आप इस चीज को आप अथॉरिटीज के नोटिस में लाओगे, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा वापसी आ सके। बढ़िया है। जागरूक बनो, चू मत बनो भाई। जो जो चीज़ें सर ने बताई है ना, उनको ध्यान रखना। डन सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।